हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो आज हम लोग देखने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए या बी में जो ARD कंपोनेंट होता है उसका स्ट्रैटेजी। एंड आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर द नाबार्ड ग्रेड ए और बी एग्जामिनेशन। अभी ये ही है कि अभी जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। सो लेट्स लुक एट द ARD स्ट्रैटेजी। नाउ उससे पहले जब भी कोई भी एग्जामिनेशन हो, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, सबसे पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। ठीक है, अब एक बार एग्जामिनेशन का पैटर्न समझने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, नाउ क्या क्या सब्जेक्ट्स है ये समझने के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक कंपोनेंट का उसका सिलेबस क्या है। ओके, अगर उन्होंने सिलेबस दे दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सिलेबस नहीं दिया है तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अदर रिसोर्सेज देख के वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस क्या है। नाउ वंस वी गेट टू नो द सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से उस सिलेबस में कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं या सिलेबस में मेंशन किए जाते हैं, देयर व्हाट दे डू इज दे ओनली गिव वेग टाइटल्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितने डेप्थ तक हम उस टॉपिक के पढ़ना चाहिए। हाउ विल यू नो दैट? बाय गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो ये सब जानने के बाद नाउ यू आर रेडी फॉर स्टार्टिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन। राइट, नाउ एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद क्या क्या करना है एंड ऑल दैट विल बी लुकिंग इनटू दिस। स्पेशली हियर वी आर फोकसिंग ऑन द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ द नाबार्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, सो सबसे पहले क्या आता है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। इन सिंपलर टर्म्स, ये नाबार्ड ग्रेड ए का जो एग्ज़ाम है इसमें 3 कंपोनेंट्स में होते हैं। एक तो फेज़ 1 जिसको हम लोग प्रीलिम्स भी बोलते हैं, दूसरा है फेज़ 2 जिसको हम लोग मेंस बोलते हैं, एंड फेज़ 3 इसका एक्चुअली फेज़ 3 टाइप का कुछ नहीं बोलते हैं, वी सिंपली से दैट इंटरव्यू पार्ट। ठीक है, नाउ प्रीलिम्स में 200 मार्क्स का पेपर होता है एंड इसमें 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं एज यू कैन सी हियर, एंड ये हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन है एंड ये हमारे मार्क्स है फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है ESI एंड ARD का। ठीक है, एंड वी लुक एट इफ वी लुक एट द फेज़ 1 एग्जामिनेशन जो 200 मार्क्स का है एंड 8 सब्जेक्ट्स का है, इसमें अगेन 2 कंपोनेंट्स है। ओके, जो हमारे टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, ये जो है ना ये हमारे सिर्फ they'll give you a कट ऑफ। ठीक है, सो कट ऑफ के बेसिस पे ही आपका मूवमेंट होगा, मतलब फेज़ 1 से फेज़ 2 ये आपके जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं, फाइनल कट ऑफ फेज़ 1 उसमें काउंट नहीं होंगे, उसमें काउंट होंगे 3 ही सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंड विच आर कॉल्ड एज मेरिट सेक्शंस, एंड एज यू कैन सी हियर दीज 3 आर कंसिडर्ड अंडर द मेरिट सेक्शंस, जनरल अवेयरनेस, ESI एंड ARD। इसमें जो भी मार्क्स आएंगे टोटल ये 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, इस 100 मार्क्स में जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे उसी के बेसिस पे जो कट ऑफ बनेगा, ओके, बेस्ड ऑन दैट ओनली यू विल बी मूव टू फेज़ 2। बाकी सब्जेक्ट्स में दिल गिव ए कट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए दे से दैट 3 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल, तो आप 3 मार्क्स इसमें क्रॉस कर लिए तो हो गया, उसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। आप 3 मार्क्स के ऊपर कितने भी आप मार्क्स स्कोर करें वो आपके इस कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, नाउ इसमें एक और अच्छी बात है फेज़ 1 में, इसमें कोई आपके इंडिविजुअल सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं है, सो पूरा कॉम्पोजिट टाइम है 120 मिनट्स का। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर ले, ओके, बेस्ड ऑन द कट ऑफ आपने सोचा कि एक स्ट्रैटेजी बनाए कि कट ऑफ अगर फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स का है, आई एम वेरी मच श्योर कि ये 10 क्वेश्चंस करूँगा तो मुझे 3 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। राइट, सो आप क्या सोचेंगे कि मैं वहाँ पे अपना टाइम जो भी बचाऊंगा दैट आई विल इन्वेस्ट हियर, सो दैट मेरिट सेक्शन में मैं अच्छे से टाइम दूँ एंड अच्छे से इसको सॉल्व करूँ। ठीक है, तो उससे क्या है, उस तरह से आप टाइम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है वहाँ जल्दी कर सकते हैं, वो टाइम आप अलॉट कर सकते हो जो आपके वीक सेक्शन है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड दूसरा है ये बाइलिंगुअल पेपर होता है हिंदी एंड इंग्लिश में, एक्सेप्ट इंग्लिश, जो इंग्लिश में ही होता है वो तो इंग्लिश का ही नॉलेज चेक करना है उनको। राइट, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू गिव आपको 1/4 मार्क डिडक्ट किया जाएगा, सो नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें।
ठीक है, ये हो गया फेज 1। ना फेज 1 में 100 मार्क्स में आपको बहुत ही कुछ मार्क्स आए दैट हेल्प यू टू मूव टू फेज 2। ठीक है, एंड बिफोर दैट यस आई फॉरगॉट टू ऐड, जो ये आपका मेरिट सेक्शन है 7th एंड 8th दैट इज ESA एंड ARD, इसका सिलेबस ऑलरेडी नाबार्ड ने मेंशन किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। बट वन कैच हियर इज, जब नाबार्ड का नोटिफिकेशन ऑफ देखोगे, अभी तो नया वाला आया नहीं है, तो जब लास्ट ईयर का देखोगे उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो सिलेबस उन्होंने दिया है दैट इज़ फॉर फेज 2, क्योंकि फेज 2 में भी ESA एंड ARD आता है। बट सिंस द सेम सब्जेक्ट्स आर being asked in the phase 1 as well, we take the same सिलेबस फॉर फेज़ 1 एज वेल। तो फेज़ 1 में ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली उसी सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा अलग से क्वेश्चंस भी आ जाए। ओके, एंड वो जनरली कोशिश करते हैं, एग्जामिनर को भी पता है, सो जनरली वो क्या करते हैं, जो करंट अफेयर्स में से स्टैटिक क्वेश्चंस बन सकते हैं अदर दैन द वंस द टॉपिक्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द सिलेबस, उसमें से पूछने के चांसेस है। जैसे कि सिलेबस के हिसाब से प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट एंटोमोलॉजी ये सब नहीं है सिलेबस में, बट कई बार 1-2 क्वेश्चंस उसमें से पूछे गए हैं स्पेशल इन फेज़ 1 एग्जाम, तो आपको करंट अफेयर्स का थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, यस ये हो गया। अदरवाइज जो सिलेबस है उसी में से 90+% ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, नो डाउट इन दैट। नेक्स्ट आता फेज़ 1 आपका हो गया है बहुत ही अच्छे से, आप फेज़ 2 पे चले गए। फेज़ 2 का आता है हमारा 200 मार्क्स का। ठीक है, नाउ बिफोर दैट एक छोटा सा और चीज़ मैं बताना भूल गई, जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम सिलेक्शन होता है उसमें सबसे बड़ा हाथ रहेगा आपके ये मेरिट सेक्शंस का ही, दैट वी नो। सो जितना हाई आप इसमें स्कोर करोगे इतना आपका चांस बढ़ेगा अपने इसमें फेज़ 2 में जाने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये मेरिट सेक्शन से इन्हीं के मार्क्स आप में आपके इसमें फाइन जो कट ऑफ में काउंट किए जाएंगे। आफ्टर दैट दूसरे सब्जेक्ट से जो एज हैव सेड जो उनका कट ऑफ है उतना आप क्लियर कर लोगे तो यू विल बी थ्रू। ठीक है, नाउ फेज़ 2 का पैटर्न ये है, उसमें 2 पेपर्स आते हैं, एक है पेपर 1 जो जनरल इंग्लिश का है एंड ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ठीक है, कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव है, इसमें 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस कई बार ऐसा होता है कि लेटर राइटिंग आता है या प्रेसी राइटिंग आता है या फिर एसे राइटिंग आता है। ठीक है, या फिर ये लेटर राइटिंग जो मैंने बताया है। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट माइट बी आस्क्ड। ओके, एंड ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। नाउ व्हेन वी लुक एट दिस डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको 2 चीज़ों की वो रखना पड़ेगा इम्पोर्टेंस। 1, ओके, ये 90 मिनट्स का ड्यूरेशन में आता है पेपर। ओके, एंड नाउ नंबर 1 जो आपको याद रखना है वो है कि जो ये जनरल इंग्लिश वाला पेपर जो डिस्क्रिप्टिव में आता है, दे विल टेस्ट यू ऑन 2 कंपोनेंट्स मेजरली। एक तो है कि आपका ग्रामर कैसा है, यहाँ पे आपको ये नहीं देखेंगे कि आपका कितना फैंसी लैंग्वेज है। ठीक है, वहाँ फैंसी लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं, बट वॉट एवर यू राइट दैट शुड बी स्ट्रेट टू द पॉइंट, एंड दूसरा बिल्कुल ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको जिस फॉर्मेट में जो चीज़ लिखनी है यू हैव टू मेंटेन दैट। ओके, अगर लेटर राइटिंग है तो लेटर का प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। वाई? बिकॉज जैसे आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनोगे तो वहाँ जाके आपको हो सकता है कुछ लेटर्स ड्राफ्ट करना पड़े या फिर कुछ रिपोर्ट्स ड्राफ्ट करना पड़े। ओके, सो देयर यू हैव टू मेंटेन दैट, वो फॉर्मेट आपको मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि वो हायर ऑफिशियल्स के पास जाएगा, कई सारी चीज़ें हैं, एंड बिल्कुल ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। बस इतना फोकस करेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर जनरल इंग्लिश पेपर। ठीक है, नाउ दूसरा पेपर आता है हमारा पेपर 2 जिसमें ESI प्लस ARD का आता है। ओके, नाउ इसमें 2 कंपोनेंट्स है, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। नाउ ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके हैं 2 मार्कर्स के जो 40 मार्क्स के हैं, एंड 10 क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर के हैं जो 10 मार्क्स के, सो टोटल 50 मार्क्स। लेकिन आपके पास टाइम सिर्फ 30 मिनट्स का रहेगा। 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स नो डाउट, बट
20 क्वेश्चंस आपके 2 मार्कर से कई बार पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपना पेस बढ़ाना पड़ेगा. एंड हाउ कैन यू डू दैट? बाय प्रैक्टिसिंग गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. इसके अलावा कुछ और नहीं है. कितना भी अच्छा आपने प्रिपेयर किया, अच्छा ही प्रिपेयर करेंगे क्योंकि आपने फेज़ 1 क्लियर किया है विद द सेम सिलेबस, एंड फेज़ 2 के लिए भी वही सिलेबस है ऑलमोस्ट, तो वो तो आपका डबल प्रिपरेशन हो गया. बट जितने आपको आप क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे सो आपका एक पेस बढ़ जाएगा. ठीक है. अगेन इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आपने गलत आंसर दिया. फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू हैव मार्क्ड हाफ 1/4 मार्क वुड बी डिडक्टेड. नाउ दूसरा कंपोनेंट है इसका डिस्क्रिप्टिव. ठीक है. नाउ इसमें 6 क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड. ठीक है. नाउ 6 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. इन 4 क्वेश्चंस में भी आपको 2 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्कर्स के एंड 2 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्कर्स के. सो 30 + 20 आपके 50 मार्क्स हो गए. राइट. इसके लिए भी आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा एंड यू कैन राइट द आंसर्स ईदर इन इंग्लिश और हिंदी. ठीक है. एंड प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल. यहाँ पे टाइपिंग वाला जो नॉर्मल आपके लैपटॉप में जो आप प्रैक्टिस करते हो वो नहीं देंगे आपको. पुराने वाले जो कीबोर्ड्स है ना वो देंगे. तो आप प्लीज़ उस तरह से ही प्रैक्टिस कीजिए सो दैट एग्जाम में आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो. कई बार हमने नोटिस किया बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली लैपटॉप में ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं. अब वहाँ एग्जाम में जाके पता चला वो दूसरा वाला कीबोर्ड है, उसमें फिर ऑपरेट करना दिक्कत हो जाता है. टाइपिंग स्पीड थोड़ा फिर मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है. ठीक है. नाउ इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना पड़ेगा. नाउ उसमें हमने बताया कि 6 क्वेश्चंस में थे 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे. नो कई सारे बच्चे क्या सोचते हैं, अब 6 क्वेश्चंस दिया है तो उसमें ऑब्वियसली 3 ESA के होंगे, 3 ARD के होंगे. अब मेरा ARD इतना अच्छा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं ESA एक अच्छे से प्रिपेयर करूँगा एंड वो 3 क्वेश्चंस में तो बिल्कुल सही करूँगा. वो एक क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हुआ तो चलेगा लेकिन मेरा थोड़ा वहाँ से लोड कम होगा करके. प्लीज़ नेवर डू दैट. वाई? बिकॉज इन 6 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस वो ऐसे देंगे, एक 10 मार्कर्स एंड एक 15 मार्कर्स, जो कंपल्सरी होंगे. दे विल से दैट यू हैव टू कंपल्सरीली अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. सो अगर वहाँ पे ARD का उन्होंने कंपल्सरी दिया है एंड आप पूरा ESI के लिए प्रिपेयर किए हैं, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. सो प्लीज़ उस तरह का कुछ भी मत सोचिए एंड ऑल्सो डोंट थिंक दैट मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा बाकी पे नहीं करूँगा. वो भी मत कीजिए बिकॉज वहाँ पे मार खाने के चांसेस है. ठीक है. सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल. एंड आफ्टर दिस मेंस एग्ज़ाम भी हो गया आपका, फेज़ 2 भी हो गया है. ठीक है. उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा. कई बार अगर उनको लगा बिना साइकोमेट्रिक टेस्ट के भी इंटरव्यू हो सकता है. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन नाबार्ड. वो नोटिफिकेशन में जो भी दिया है दैट वन हैज़ टू फॉलो. ठीक है. रिमेंबर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आर टू बी टाइप्ड एंड टाइपिंग का जो पुराना वाला कीबोर्ड है वो यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. सो ये हो गया हमारा. ना उसके बाद पर्सनैलिटी जो इंटरव्यू का है वो 50 मार्क्स का होता है. ठीक है. एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आपके फेज़ 2 के मार्क्स होंगे वॉट एवर दैट यू गेट दैट विल बी क्लब्ड विद द पर्सनैलिटी मार्क्स एंड उसके ऊपर जो फाइनल स्कोर होगा उसी के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा एंड वहाँ पे उसी के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल. आप कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सकता है आपका स्कोर अच्छा रखे इन फेज़ 2 इटसेल्फ, क्योंकि इंटरव्यू का कोई भरोसा नहीं होता है. कई बार बहुत ही अच्छा निकल जाता है, कई बार वो डिज़ास्टर्स भी होता है. नॉट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस. सो कोशिश कीजिए कि यहीं पे आप जितना अच्छा स्कोर कर सके उतना अच्छा है. ओके. अगर आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ तो दैट विल बी रियली ग्रेट, वैल्यू एडिशन हो जाएगा. बट अदरवाइज दीज मार्क्स विल हेल्प यू अ लॉट इन लैंडिंग ऑन टू योर ड्रीम जॉब. ठीक है. सो ये हो गया स्कीम एग्जामिनेशन का. अभी उसके बाद मैंने बोला है कि उसके बाद आपको सिलेबस देखना पड़ेगा. नाउ सिलेबस हम लोग यहाँ पे ARD का कर रहे हैं तो मैं ARD का बताऊंगी आपको. नाउ ARD व्हेन वी लुक एट, उसमें 2 कंपोनेंट्स है. एक तो आपका ARD स्टैटिक है एंड दूसरा है करंट अफेयर्स. नाउ स्टैटिक मतलब क्या, जो उन्होंने सिलेबस दिया है बेसिकली स्टैटिक जो ऑलरेडी वही है, कुछ चेंज नहीं होगा.
सो सिलेबस के बेसिस पे आपको स्टैटिक करना पड़ेगा। दूसरा है ARD करंट अफेयर्स, जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में इन एंड अराउंड जो भी हो रहा है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड उसमें भी दो तरह के आपको नोटिस करना पड़ेगा। जो स्टैटिक का सिलेबस है उसके बेसिस पे जो करंट अफेयर्स है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, एंड द अदर रेगुलर करंट अफेयर्स, रेगुलर ARD करंट अफेयर्स। नाउ व्हाट डज दिस मीन? नाउ स्टैटिक में फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री है, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि कुछ नया ब्रीड आया है, ठीक है ना, कुछ नया ब्रीड आया है रिलेटेड टू द बफेलोस या कुछ, ठीक है, जिसका हाई प्रोडक्टिविटी वॉट एवर इट माइट बी, कुछ न्यूज़ आया है। सो दिस इज द करंट अफेयर्स दैट इज एसोसिएटेड विद दिस स्टैटिक component, that is static वाला जो syllabus है उसके associated है। now this current affairs would be important for your exam, ठीक है। so कई बार उस तरह से भी क्वेश्चंस कंटेंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। बाकी रेगुलर ARD करंट अफेयर्स जो है वो तो करना ही करना, उसमें क्या क्या आएंगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो ARD का तो नाबार्ड ने सिलेबस दे रखा है, दिस इज व्हाट द सिलेबस। उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग से दिया है। व्हाट आई हैव डन इज उसको मैंने टॉपिक वाइज अलग अलग किया है। जैसे कि उन्होंने इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर कैसे कुछ नहीं दिया है, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर दिया है, तो उसको मैंने इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर में डाला, या फिर बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर बोल सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज एग्रीकल्चर, उसके कितने ब्रांचेस हैं, फिर इंडिया में NARS सिस्टम कैसा है विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, वो सब हमने इसमें कवर किया है, ठीक है। इस तरह से ये सारे टॉपिक्स है आपके एग्रोनॉमी, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम्स, फार्मिंग सिस्टम्स, जिसमें आपको नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसिशन फार्मिंग ये सब देखने को मिलेगा। एग्रोमेटियोरोलॉजी कि आपका डिफरेंट वेदर एंड क्लाइमेटिक पैटर्न्स क्या है, सीड्स, soil and water conservation, water resource and irrigation management, farm and agriculture engineering, plantation and horticulture, animal husbandry, poultry, forestry, agriculture extension, agriculture economics, ecology and climate change, rural development and fisheries। ये हमारा ARD स्टैटिक का सिलेबस इन सिंपलर टर्म्स जो नाबार्ड ने हाईलाइट किया है। नाउ सिलेबस में जो भी दिया है ओके दैट यू हैव टू गो थ्रू। फॉर एग्जाम्पल क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम्स है, ठीक है। इसमें इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया, दे सेड दैट क्रॉपिंग सिस्टम्स आपको समझना है। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्रॉपिंग सिस्टम्स यू शुड अंडरस्टैंड क्रॉपिंग पैटर्न्स। सो आपको लिंकिंग टॉपिक से, ये वाला एक लिंक टॉपिक है, तो आपको उस तरह से किस टॉपिक के लिए कुछ लिंक टॉपिक से तो वो भी पढ़ना पड़ेगा, दैट विल हेल्प यू। पहले क्या होता था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दैट इज MCQs आते थे ना। MCQs में क्या है, आप ऊपर ऊपर सुपरफिशियली भी पढ़ते ना तो आप आराम से निकाल लेते थे, लेकिन अभी डिस्क्रिप्टिव है, एंड डिस्क्रिप्टिव में कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आता है वी डोंट नो। एंड अगर डिस्क्रिप्टिव के लिए हमें तैयारी करनी है तो ऑब्वियसली वी शुड हैव अ गुड कमांड ओवर द टॉपिक, राइट। एंड गुड कमांड ओवर द टॉपिक आएगा तो ही यू विल बी एबल टू राइट दोज आंसर्स प्रॉपरली, ठीक है। तो वो चाहिए तो हमें वी हैव टू सी द मेन टॉपिक्स क्या है, लिंक टॉपिक्स क्या है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। एंड ये हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ सिलेबस में उन्होंने बहुत वेग टॉपिक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉइल फर्टिलिटी। नाउ सॉइल फर्टिलिटी मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसमें PhD भी कर सकते हैं कोई बंदा, ठीक है। इतना वेस्ट इन डेप्थ नो विड्थ एंड डेप्थ उसी तरह से है उसका, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि कितने डेप्थ तक हम लोगों को जाना है, कितने विड्थ तक हम लोगों को जाना है। नाउ हाउ विल यू नो दैट, बाय लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट ऑन इन दैट टॉपिक एंड वेयर टू एंड। उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कई बार हमें समझ में आता है कि एंटिसिपेट कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट हमें उस तरह से उस टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। आपने पूरा उस तरह से कवर कर लिया है। एंड एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो ये फेज़ 2 का सिलेबस है जो उन्होंने मेंशन किया है, जिसको हम लोग फेज़ 1 के लिए भी यूटिलाइज कर रहे हैं। सो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितना भी अगर करंट अफेयर्स में फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ के बारे में आया है तो वो करंट अफेयर्स है, लेकिन उसका स्टैटिक पार्ट वो डिजीज़ किस क्रॉप में आता है या फिर किस क्या ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, उस तरह के आपको कवर करने पड़ेंगे,
ठीक है। सो कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन 1 और 2 क्वेश्चंस वुड बी डेफिनेटली आस्क्ड ऑफ दैट टाइप, जो आपके लगता है कि सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। एंड कई बार वो 1 और 2 क्वेश्चन से आपको बहुत डिफरेंशिएट कर देता है ना, सेपरेट। सो यू हैव टू, दे विल हेल्प यू इन स्टैंडिंग आउट इन द क्राउड। सो वो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक वाला पार्ट किस तरह से करना है, ठीक है। नाउ आता है करंट अफेयर्स पार्ट, सिलेबस करंट अफेयर्स। नाउ करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें आपको स्कीम्स पढ़ना है, ठीक है, एंड रिपोर्ट्स पढ़ना है, एंड द रेगुलर ARD करंट अफेयर, जिसमें और भी कुछ ब्रीड आ गया, कुछ वेराइटी आ गया, कुछ इंडेक्स रिलीज हो गया, मतलब कुछ भी वो सब आता है। एंड दूसरा स्टैटिक एसोसिएटेड जो करंट स्टैटिक टॉपिक्स जो होते हैं उनके एसोसिएटेड करंट अफेयर्स। सो ये 4 के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। स्कीम्स क्या है, उसमें कई सारे एग्रीकल्चर स्कीम्स है, ठीक है। वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं, सेंट्रल सेक्टर भी हो सकते हैं, कई बार स्टेट लेवल के स्कीम्स भी हो सकते हैं जो न्यूज़ में हैं, ठीक है। एंड ये सब आपको लास्ट 8 to months के करंट अफेयर्स में मिलेंगे। जैसे आपका एग्ज़ाम डेट है, जो भी एग्ज़ाम डेट दिया है उससे 8 to 10 months पहले के आपको सारे करंट अफेयर्स आपको करने पड़ेंगे। लाइक लेटेस्ट बजट क्या है उस साल का, स्पेशली उसमें ARD रिलेटेड बजट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें भी ARD, एक तो एग्रीकल्चर का स्पेसिफिक चैप्टर ही देते हैं वो, ठीक है, वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इवन पैसेजेस, कई बार जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हीं रिपोर्ट्स, जैसे कोई रिपोर्ट आया है, ठीक है, उसी रिपोर्ट में से कुछ पैसेज उठा के उसमें से क्वेश्चंस पूछते हो, पैसेज दे देंगे एंड क्वेश्चंस पूछेंगे। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। कुछ रिपोर्ट्स आप पढ़ रहे हो, आप एटलीस्ट देख लीजिए कि इंट्रोडक्शन वाला पैसेज एंड कंक्लूजन वाला पैसेज तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर सेंसस, लाइफ स्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस, लेटेस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस क्या है, लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड विस वर्ल्ड, वो भी आपको देखना पड़ेगा। वो सब आपको हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, हैंडबुक ऑफ फिशरी स्टैटिस्टिक्स, इन सब में मिल जाएगा ईयरली डाटा, ओके। एडवांस एस्टिमेट्स आपको जो गवर्नमेंट रिलीज करती रहती है उसमें से आपको मिल जाएगा, मतलब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कितना है, हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन कितना है, एक्सेट्रा। एंड इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एवरी 2 years में रिलीज होता है, ये भी लेटेस्ट जो भी रिपोर्ट है वो आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ सेमिनार्स हुए, कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुए, मेलास हुए, वो एनुअल रिपोर्ट्स। नो एनुअल रिपोर्ट्स आपको सबकी देखने की ज़रूरत नहीं है। मेजरली जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, नाबार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके एनुअल रिपोर्ट्स देख लीजिए। इसमें डोंट फोकस ऑन एवरीथिंग। कई बार जब तक ये रिपोर्ट बनता है उसमें बहुत कुछ फिगर्स स्टेल हो जाते हैं। सो फोकस मोर ऑन द फैक्ट्स गिवन इन दोज रिपोर्ट्स। जैसे कई बार उसमें बॉक्सेस में देते हैं, ओके, एनुअल रिपोर्ट्स में, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है। या फिर वो आपको वो फैक्ट्स आपको इम्पॉर्टेंट होंगे वेयर व्हेन यू आर राइटिंग योर डिस्क्रिप्टिव आंसर यू कैन यूज दोज फैक्ट्स इन सब्सटेंशिएटिंग योर आंसर। कई बार एग्जाम्पल्स में वो बहुत यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र मैगजीन से यू विल बी एबल टू नो कि करेंटली एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में हो क्या रहा है, ओके, बिकॉज कुरुक्षेत्र मैगजीन जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पब्लिश करती है एंड उसमें वो एक टॉपिक लेते हैं, ठीक है, एंड दे पब्लिश आर्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम द पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, उनसे आर्टिकल्स लेके पब्लिश करते हैं। तो इससे क्या है, एक टॉपिक का आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा। मतलब एक प्रोफेसर लिख रहा है, एक कोई IAS ब्यूरोक्रेट लिख रहा है, एक पॉलिटिशियन लिख रहा है, ओके। तो इससे आपको वो 360 डिग्री व्यू मिलेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक से, एंड ये डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई बार वो व्यूज़ आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे इन राइटिंग योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका योजना मैगजीन, लेकिन सिलेक्टिव आर्टिकल्स लेना पड़ेगा क्योंकि योजना मैगजीन में सभी बहुत मिक्स रहते हैं। आपको सोशल इश्यूज़, इकोनॉमी, फाइनेंस, बहुत कुछ आर्टिकल्स वो फोकस करते हैं। सेलेक्टिव आर्टिकल्स जो आपके ARD रेलेवेंट है वो देख सकते हो। सेंसस या सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, वो एग्रीकल्चर फार्मर्स रिलेटेड डाटा आपको लेटेस्ट जो है अभी तो 2011 का ही है, वही ले सकते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स लाइक AMFRI, फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स, नफी सर्वे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये जो AMFFRI, ये इस तरह के रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हो जिसका इंडेक्स का रैंकिंग होता है। एंड ये सब जनरली आप PIB से ले सकते हो क्योंकि ये ऑथेंटिक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यहाँ से आपको ऑथेंटिक डाटा और ऑथेंटिक फिगर्स मिल जाएंगे। रेगुलर न्यूज़पेपर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। न्यूज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक ICR, IHR, IAR जो होते रहते हैं, जो रेगुलर ARD करंट अफेयर्स में, स्टैटिक टॉपिक्स करंट अफेयर्स में, वो आप उसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मेजरली ये 4 चीज़ों में ही ईच वन विल फॉल समवेयर हियर इन ईच ऑफ दिस। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। नाउ ये हो गया अभी आपका ARD का स्टैटिक सिलेबस आपने कवर कर लिया, करंट अफेयर्स आपने कवर कर लिया। नाउ यू आर थ्रू। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, ऑल चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। आप कुछ चैप्टर्स को ऐसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, दूसरा है सेलेक्टिव रीडिंग। यू शुड नो विच वन टू रीड एंड विच वन टू ओमिट। कई बार आपने कुछ बुक लिया है, ओके, ARD के लिए आपने प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बुक लिया है ना, कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। यू हैव टू नो कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको पढ़ना है, जिसको छोड़ना है। दैट विल हेल्प यू नो, जो सिलेबस दिया है उसके बेसिस पे आप कर सकते हो, बट अदरवाइज वो डेप्थ वो सब आपको प्रीवियस क्वेश्चन से मिलेगा और योर मेंटर विल गाइड यू। उसके बाद एग्जाम्पल्स फॉर एवरी टॉपिक एप्लीकेबल। ट्राई टू गेट एग्जाम्पल्स, ओके, सो दैट आपके जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है उसमें ये बहुत हेल्प रहेगा जब भी जो भी आप एग्जाम्पल्स इकट्ठा करें फॉर ईच ऑफ द टॉपिक। एंड कई बार नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए इतना लोडेड स्टैटिक पार्ट बहुत हैवी लगता है। सो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, नॉट फॉर अदर्स ऑल्सो, प्लीज फोकस ऑन द कीवर्ड्स। कई से जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्ची ग्रेन, दैट सीरियल्स मतलब क्या है, उसमें कीवर्ड्स क्या है, एक तो स्टार्ची ग्रेन्स, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, उस तरह से। तो हमारे कीवर्ड्स क्या है, वो स्टार्ची ग्रेन्स, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड एक्सेट्रा। सो उस तरह से कीवर्ड्स के थ्रू आपको टॉपिक को याद रखना पड़ेगा। तो क्योंकि कई बार डेफिनेशंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके, या फिर उसके एसोसिएटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो इतना कुछ याद रखना मतलब मुश्किल होगा। सो फोकस ऑन द कीवर्ड्स। एक्रोनिम्स एंड एब्रीवेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सडनली वो पूछेंगे एज पर ISFR रिपोर्ट व्हाट इज सो एंड सो क्वेश्चन, ऐसा कुछ तो पूछेंगे। तो स्कीम, दे वोंट गिव यू स्कीम। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, अकॉर्डिंग टू PMFBY ये क्या है, व्हाट इज द डाटा, पहले तो आपको समझना चाहिए PMFBY होता क्या है, तभी तो आप आंसर कर पाओगे। सो प्लीज़ एब्रीवेशंस एंड एक्रोनिम्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कई बार क्वेश्चन में बिल्कुल उसी तरह से पूछते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ डू गुड नंबर ऑफ सैम्पल क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एंड ऑल्सो रिविजन क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने कीजिए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन मेंटेनिंग योर पेस एंड इम्प्रूविंग योर रिकॉल वैल्यू। ठीक है, एंड CA रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत सोचिए कि मैंने स्टैटिक पार्ट पढ़ लिया है ये पूरा सिलेबस के हिसाब से, अब उसके एसोसिएटेड CA का क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने रिपोर्ट्स भी पढ़ लिया, स्कीम्स भी पढ़ लिया। नो, उसके एसोसिएटेड जो भी करंट अफेयर्स है, प्लीज़ गो थ्रू दैट एज वेल थरोली। ठीक है, नाउ कई बार बच्चे नाबार्ड के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उसको किस तरह से अटेम्प्ट करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। फर्स्ट थिंग, वेन एवर यू टेक एनी मॉक टेस्ट, ठीक है, अब आपने प्रिपरेशन कर लिया, स्टैटिक हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, अब पूरा हो गया। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मॉक टेस्ट ही द बेस्ट होंगे, चैप्टर क्विजेस होंगे या मॉक टेस्ट होंगे। नाउ मॉक टेस्ट आप कर रहे हो लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मतलब फ़ायदा नहीं, मतलब यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना स्कोर हो रहा है, किस तरह से है। फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज़ व्हेन एवर यू टेक ए मॉक टेस्ट, आफ्टर द मॉक टेस्ट प्लीज़ थोड़ा सा 15-20 मिनट लेके यू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। ठीक है, इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपने कहाँ गलती की एंड क्यों गलती किया है, वेयर एंड वाई योर आंसर्स वेंट रॉन्ग, एंड दैट एनालिसिस विल हेल्प यू अलॉट। कई बार आपने ये जाना है कि यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अदरवाइज यू नो द टॉपिक, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो देयर यू हैव टू
गिव लिटिल बिट मोर टाइम टू सच क्वेश्चन। सर दूसरा, कई बार होता है बच्चे रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज उन्होंने सही से रिविजन नहीं किया है। सो फॉर दैट एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस वुड बी इम्पॉर्टेंट। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन understanding your strengths and weaknesses. Based on that you can revise the weak areas, and after that you can practice more questions of that weak area so that वो भी आपका strength बन जाए। and for this you have to keep track of your improvement। वो किस तरह से कर सकते हैं आप, नॉर्मली एक शीट, वाइट शीट ले सकते हैं या फिर लैपटॉप में एक्सेल शीट में आप ये बना लीजिए एक शीट टाइप का। उसमें क्या है, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3। तो इसमें आपको ऊपर सब्जेक्ट्स लिख लीजिए, अच्छा इसमें इतने मार्क्स है, इतने आप लिख लीजिए, आप फिर ये टोटल मार्क्स है। तो 4-5 मॉक टेस्ट होने के बाद आप देख लीजिए आपका परफॉर्मेंस कैसे जा रहा है, 1 से मॉक टेस्ट 1 से लेके 5 तक, क्योंकि आपने यहाँ से एनालाइज किया है, आपने अपनी वीकनेस देखा है, फिर से थोड़ा सा उस कंटेंट्स पे फोकस किया है जो वीक लग रहे हैं आपको, आपने प्रैक्टिस किया, फिर दूसरा मॉक टेस्ट दिया, एंड दैट विल नो वो विजिबल रहेगा आपके परफॉर्मेंस में, द परफॉर्मेंस इट वुड बी विजिबल। सो हाउ यू आर फेयरिंग वेल फ्रॉम मॉक टेस्ट टू मॉक टेस्ट, दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग, वेदर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, एंड ऑल्सो आपका मोटिवेशन भी हाई रहेगा। इसमें आपको खुद दिखेगा कि ऑब्वियसली इतना वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट विल बी विजिबल इन योर रिजल्ट्स। सो वो आपको एक अलग सा जोश लेके आएगा, ठीक है। सो आप ये ज़रूर कीजिएगा, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, and I hope you have liked this session, and I wish you all the best for your exam preparation, and आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, that will help you a lot. Thank you.